अगर हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के अलोंग होगा, वही मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, तो हमने माना कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, therefore the magnetic field vector will be along either y axis or z axis. Now by Gauss law of electrostatics, electrostatic flux linked with all 6 surfaces of Gaussian surface, या Gaussian surface काट दो, parallelopiped, is, and it will be E dot ds is equal to q upon एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम बोलती है। सारे के सारे 6 सरफेसेस हैं, उनके साथ कंबाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना है, E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस parallelopipe does not enclose any charge, therefore q is equal to 0. Put in 1, implies E dot ds is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये सारे 6 के 6 सरफेसेस को है, अब हम उन सरफेसेस के अलग अलग लिख लेंगे कि इधर वाले के साथ कितना फ्लक्स है, उधर वाले के साथ कितना है, ऊपर वाले के साथ कितना है, नीचे वाले, फ्रंट वाले और बैक वाले, सभी के अलग अलग लिख लेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, E डॉट ds प्लस E डॉट, ऐसे आप लिखते जाओ, 6 बार लिखना है। सभी के सभी 6 सरफेसेस आ गए। अब हमने उनके नाम लिख देने हैं, नाम आपको लिखने पड़ेंगे डायग्राम को देख के। ठीक है, तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, बात कर लेते हैं फ्रंट वाले की, तो फ्रंट वाला क्या है, सी एफ जी डी, सी एफ जी डी। बैक वाला क्या होगा, पीछे वाले ले लो, बी ए ओ ई। अब ऊपर वाला बी सी एफ ई, नीचे वाला ए ओ जी डी। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया इस तरफ को, ठीक है, हमने ये प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ को है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो वो इस तरफ को नहीं होगा, वो या तो होगा वाई डायरेक्शन में या होगा जेड डायरेक्शन में, ये प्रूव करना है।
ठीक है, अब इनका देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के। पहले दो जो हमारे पास इंटीग्रल हैं इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं कितना आता है। पहला आ गया हमारा EFGO और ABCD। अब बेटे ध्यान से देखना है आपने, ये एरिया है, ठीक है, एरिया मान लेते हैं, DS मान लें हम, ये लिया हमने एरिया DS, ठीक है। एरिया वेक्टर भी इधर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर को है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए E डॉट DS यानी EDS कॉस थीटा, थीटा क्या आ गया 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा EDS, ठीक है। अब ये वाला एरिया अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने इधर को लिया है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, तो इसके लिए माइनस EDS आ जाएगा, तो दूसरे के लिए क्या आ जाएगा माइनस EDS, और इसके लिए क्या आएगा EDS, EDS माइनस EDS क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखिए, फॉर सरफेसेस ABCD and EFGO, electric flux will be ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सॉरी इधर 0 नहीं लिखना है आपने, EFGD ये वाला इंटीग्रल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये फ्रंट वाला एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी उंगली की डायरेक्शन में है, ये बाहर को है, दोनों के बीच में एंगल cos 90, ठीक है। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, पीछे वाला इसी तरह से एरिया वेक्टर पीछे को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर को, दोनों के बीच में एंगल cos 90, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा। अब ऊपर वाले की तरफ देखें, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, दोनों के बीच में एंगल तो cos 90, नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर नीचे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री cos 90 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखिए, सिंस electric field does not depend upon y and z axis, therefore ये वाला इंटीग्रल अलग से लिख लो, इज इक्वल टू 0, और ये अलग से लिख लो इज इक्वल टू 0 अगली लाइन में। कैसे लिखना है आपने, इंटीग्रल E डॉट DS CFGD प्लस इंटीग्रल E डॉट DS BA OE इज इक्वल टू 0, और अगली लाइन में इंटीग्रल E डॉट DS BCFG प्लस इंटीग्रल हो गया, लिख लिया।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे मान लेते हैं, यहां पे इस सरफेस के ऊपर यहां पे क्या है, ई एक्स है, तो यहां ई एक्स नहीं होगी, यहां पे कुछ और होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इट मींस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर इज ई एक्स, then it will be something different at this point, यानी दो सिमिलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सेम नहीं हो सकती है। तो अगर ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स है, तो ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी। हम मान लेते हैं कि ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई एक्स डैश। लिखिए, let Ex and Ex dash are the components of electric field at surfaces A, B, C, D and E, F, G, O। ठीक है, तो हमारी ये जो इक्वेशन थी, इसमें आप इसको इरेज कर दोगे। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि जीरो कैसे होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां सेम होती तब तो इसमें से इसको माइनस करते जीरो हो जाता, पर हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां कुछ और होगी, यहां ई एक्स है और यहां पे ई डैश एक्स है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं हुए, तो दोनों माइनस नहीं होंगे। तो इसका इंटीग्रल ओपन करेंगे, ये यहां पे है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई एक्स डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल यहां पे क्या है, ई डैश एक्स डी एस कॉस, और यहां पे एंगल कितना आएगा, मैंने अभी बताया आपको, यहां एंगल कितना आ रहा था 180, और यहां पे एंगल क्या आ रहा था, दोनों में क्या था 0, देख के लग रहा है पता, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एम्प्लाइज इंटीग्रल ई एक्स डी एस कॉस 0 1 माइनस ई डैश एक्स डी एस कॉस 180 -1, तो प्लस को माइनस से मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां क्या लिख दिया बीच में माइनस, इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी किसी पर्टिकुलर स्पेस के लिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू, तो ई एक्स इंटू एस माइनस ई एक्स डैश इंटू एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया यहां तक। तो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश एस कॉमन ले लो इज इक्वल टू 0। सरफेस एरिया, बट सरफेस एरिया कभी 0 हो नहीं सकता, तो एस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश 0 होगा। अगर ये 0 है
तो ई एक्स हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू ई एक्स डैश, ठीक है। जो बात मैंने शुरू में कंट्राडिक्ट की, यहां फिर मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं, विच इज नॉट पॉसिबल। दो अलग प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, इक्वल नहीं आएगी, तो लिखिए विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore, electric field can never be along x-axis which shows that electric field is either along y-axis or along z-axis. हमने अपनी बात को झूठा साबित किया, या मान के चले जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, पर जब हम लेके चले एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड में पहुंचे तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस से ऊपर दो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, जो हमने माना था। तो अगर वहां नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगी, तो कहां हो सकती है, या तो वाई एक्सिस के अलोंग होगी या तो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्रूव, राइट डाउन, सिमिलरली यू कैन प्रूव magnetic field vector is either along z axis or y axis। नेक्स्ट लाइन में, hence electromagnetic wave is transverse in nature।